ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी मैजिकल गर्ल शाओजी के साथ होती है, जो कि अपने मास्टर के साथ यहाँ माउंटेन पे रहती है। और उसके मास्टर तभी उसे उसका फ्यूचर देखते हुए बताने लगते हैं कि उसकी जान को खतरा है और अब उसको अपनी जान बचाने के लिए एक लकी इंसान के पास जाना पड़ेगा और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी उसकी जान बच पाएगी। तो ये सुनते के साथ ही शाओजी कहती है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, आप कहो कि अभी आप झूठ बोल रहे हो। तो उसके मास्टर कहते हैं कि चलो अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो फिर तुम्हारी जान बचेगी नहीं। और वो उसे मैजिक से यहाँ एक लड़की की बॉडी के अंदर भेज देते हैं और शाओजी को पता लगता है कि वो जिस लड़की की बॉडी के अंदर आई है उसका उसके हस्बैंड के साथ अभी डिवोर्स होने जा रहा है और वो लोग अभी यहाँ सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। जैसे ही यहाँ पर शाओजी अपने हस्बैंड चेन की तरफ देखती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत ही ज़्यादा लकी चार्म उसे नज़र आ रहा होता है। जैसे कि उसके मास्टर ने उसे बताए थे कि वो लकी चार्म वाला पर्सन ही अब उसकी जान बचा सकता है। तो शाओजी तो खुश हो जाती है, पर तभी इतने में स्टाफ यहाँ पर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने बोल रही होती है। तो शाओजी तो डिवोर्स सुन के शॉक हो जाती है और फिर वो अपने आप को पिंच करके रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि हस्बैंड देखो ना मैं कितनी बेचारी हूँ, क्या तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकते हो। तो वो कहता है कि नाटक करना बंद करो और अभी इसी वक्त इस पेपर पे साइन करो। तभी शाओजी यहाँ पे रोने का नाटक करते हुए पीछे मुड़कर उसके बारे में सोचने लगती है कि कितना कोल्ड बंदा है, 35 ईयर्स के बाद ये जीने वाला नहीं है और देखो कैसे ऐसी बातें कर रहा है। वो एक्टिंग करते हुए उसे सुना भी रही होती है कि हस्बैंड मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं लेना है, और मन में सोची जा रही होती है कि मेरे इस हस्बैंड की कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसकी कंपनी के सीक्रेट्स उसकी राइवल कंपनी को बेच रहा है और इसे पता तक नहीं है। तभी यहाँ पर चैन को तो शाओजी की मन की बातें सुनाई दे रही होती है, तो वो तो शॉक रह जाता है और यहाँ पर बाकी लोगों की रिएक्शन देखकर सोचता है कि यानी सिर्फ मुझे इसके मन की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऊपर से मास्टर के अलावा इस बारे में किसी को तो पता ही नहीं है कि मैं 35 ईयर्स के बाद जीने वाला नहीं हूँ। और इसे कैसे पता। फिर इतने में स्टाफ यहाँ पर शाओजी से कहने लगती है कि मिस अभी तो तुम स्माइल करो, बाद में जब डिवोर्स हो जाएगा ना उसके बाद रोना। शाओजी सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और स्टाफ को चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर मेरा और मेरे हस्बैंड का भी डिवोर्स हुआ नहीं जो तुम मुझे ऐसे कह रही हो, और वैसे भी मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नज़र तो मेरे हस्बैंड के ऊपर है, कैसे उसे घूरी जा रही हो। और फिर शाओजी इस बंदी को देखकर उसके बारे में सब जान जाती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर जो 2 वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है ना, उसे साफ क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि तुम उल्टा अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हस्बैंड को ऑलरेडी ये पता लग चुका है और वो यहाँ पर पहुँचती होगा तुम्हें यहाँ सबक सिखाने के लिए। तो वो स्टाफ कहती है कि मुझे डराओ मत। तभी इतने में यहाँ पर उस स्टाफ का हस्बैंड पहुँच जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और वो गुस्से में जाने लगता है। तो फिर वो बंदी अपने हस्बैंड के पीछे जाती है उसे मनाने के लिए और शाओजी को ये सब देखकर बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे तुरंत ही अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या सच में उसने कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट चुराया है और कहीं पे लीक किया है। तो असिस्टेंट तुरंत ही अपने काम के लिए चला जाता है और शाओजी यहाँ पर चैन के पास आकर उसे बताने लगती है कि हस्बैंड तुमने देखा ना ये सब, देखो मैं तुम्हें अपने बारे में बता रही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए पूरी लॉयल हूँ। और फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर चैन को बताने लगता है कि बॉस आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, वाइस प्रेसिडेंट ने सच में हमारी कंपनी के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को हमारी राइवल कंपनी को दे दिया। चैन तो यहाँ पर काफ़ी शौक होता है कि इस लड़की को इस बारे में सब कैसे पता लग गया था। तो चैन तुरंत ही ऑर्डर देने लगता है कि अभी इसी वक्त न्यू बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाओ और बिडिंग इवेंट के बाद सीधा उस वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस से अरेस्ट करवाओ। फिर असिस्टेंट चला जाता है और यहाँ पर तभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो का दूसरा एम्प्लॉय आकर यहाँ पर चैन से माफ़ी मांगने लगता है कि मिस्टर चैन सॉरी, हमारी स्टाफ को पता नहीं क्या काम लग गया कि वो अर्जेंटली चली गई, लेकिन मैं अभी दूसरा स्टाफ अरेंज करवाता हूँ। तो शाओजी तुरंत ही उस बंदे से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो चैन को टच करी होती है और कहती है कि क्या तुम हमारी शादी तोड़ना चाहते हो। और फिर यहाँ पर शाओजी चैन के पास बैठकर उसे अपना क्यूट फेस दिखाते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड क्या सच में तुम इतनी क्यूट सी वाइफ को डिवोर्स देना चाह रहे हो। तो चैन कहता है कि लगता है तुम भूल रही हो कि डिवोर्स के लिए असल में तो तुम जिद लड़ी थी और तुमने डिवोर्स फाइल करी थी। तो शाओजी तो काफ़ी शौक होती है। फिर वो मन में सोचती है कि लेकिन ये कितना अनग्रेटफुल है, मैं तो यहाँ उल्टे इसकी हेल्प करना चाह रही थी इसे ये बताने के लिए कि इसकी सिस्टर इन लॉ इसके ब्रदर को चीट कर रही है, पर लगता है इसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो यहाँ गुस्से में जाने लगती है।
तो चैन तो ये सब सुनने के बाद शाओ जी को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो वो तो शॉक रह जाती है। इसके बाद वो जब चैन के साथ यहाँ घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ यहाँ उसके बच्चे के साथ खेल रही होती है और यहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी होती है। तभी इतने में चैन की मॉम उसे बताने लगती है कि आज उसका भाई आर्मी से वापस आने वाला है। तभी इतने में चैन का भाई हान यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे देखकर शाओ जी तो बहुत ही खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पर मॉम तो शॉक रह जाती है कि ये क्या, मुझे शाओ जी की मन की बातें सुनाई दे रही है। इतने में चैन के ब्रदर की जो वाइफ है वो उसके पास जाकर बड़ी खुश होकर उसे कह रही होती है कि अच्छा हुआ हस्बैंड तुम वापस आ गए, देखो तुम्हें मैंने इतना मिस करी कि तुम्हारी याद में तो मेरा वेट भी लूज हो चुका है। शाओ जी को मन ही मन हंसी आ रही होती है कि ये लड़की कितना ज़्यादा एक्टिंग कर लेती है, ये तो उल्टा ब्रदर इन लॉ को चीट कर रही है। तभी शाओ जी की मन की बातें यहाँ पर सब कोई सुन रहा होता है, चैन की मॉम और उसका भाई तक, और वो भी शौक रह जाता है और वो चैन और अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। तो वो दोनों इशारा करते हैं कि शाओ जी जो भी सोच रही है वो बिल्कुल सही है। फिर हान यहाँ बहुत ही गुस्से में अपनी वाइफ को सीधा रूम में लेकर जाने लगता है और शाओ जी ये सब देखकर सोच रही होती है कि इस फैमिली में तो कितना ज़्यादा मसाला चल रहा है, ये तो कोई शॉर्ट ड्रामा से कम नहीं है। फिर इसके बाद जब ये लोग लंच करने बैठते तो यहाँ पर हान की वाइफ उसकी मॉम के पास आकर कहने लगती है कि मॉम प्लीज़ आप हान को मना लो, वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। तभी हान यहाँ पर आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे चीट किया और मैं कल ही जाके डिवोर्स फाइल करूँगा। तो फिर वो कहती है कि मैं भी इन सब में विक्टिम हूँ, मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ बल्कि मुझे ड्रग दिया गया था। शाओ जी मन में सोच रही होती है कि कितनी बड़ी झूठी है, अभी थोड़ी देर पहले अपने लवर से ये मैसेज पे बात भी कर रही थी और दोनों जन फ्लर्टिंग कर रहे थे। हान ये सुनते के साथ ही जल्दी से अपनी वाइफ का फ़ोन लेता है और देख लेता है कि सच में उसने ये सारे मैसेजेस करी अपने लवर को। और फिर वो बहुत ही गुस्से में अपनी वाइफ से कह देता है कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ। तो वो डर के मारे यहाँ से भागने लगती है और अपने बेटे से कहती है कि कल मैं तुम्हें पिक करने आऊँगी। फिर इसके बाद शाओ जी यहाँ वॉशरूम में आकर अपने आप को मिरर में देख रही होती है और सोचती है कि मास्टर तो सच में कितने ज़्यादा अमेजिंग है, उन्होंने मुझे डायरेक्टली उस लकी चार्म वाले पर्सन की वाइफ बना दी है, कितना अच्छा है। और फिर शाओ जी यहाँ बोर होने लगती है तो उसके पास उसकी पेट उससे बात करने आती है जो कि बस उसके कॉन्शियस माइंड में होती है और वो मैजिकली उससे बात कर रही होती है। जी कहती है कि अच्छा हुआ तुम तो हो यहाँ पर, मैं कम से कम तुमसे बात कर ले रही हूँ तो अब मैं बोर नहीं हो रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मैं मास्टर को मिस कर रही हूँ। तो फिर उसकी पेट उसे बताने लगती है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके मास्टर बिल्कुल ठीक है। फिर शाओ जी जैसे यहाँ बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि चैन यहीं पर ही आ रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि हस्बैंड क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं तुम्हें शावर दिलाने में हेल्प करवा सकती हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं तो कितनी ज़्यादा लकी हूँ, अभी तो मुझे इसकी हैंडसम बॉडी देखने को मिलेगी। तभी इतने में चैन उसे इग्नोर करते हुए आगे अंदर खुद ही बाथरूम में चला जाता है और वो खड़ा होकर दरवाज़ा बंद करने लगता है। तो शाओ जी तो ये देखकर शॉक रह जाती है कि ये तो चल सकता है, फिर तो मैं फूल बन गई हूँ। तभी इतने में उसकी पैट उससे माइंड में कहने लगती है कि मास्टर आपने मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगे थे, नहीं तो मैं आपको बता देती। शाओ जी सोचती है कि जाने दो, इसने मुझे चीट किया ना, तभी तो इसकी फैमिली को भी दूसरे लोग चीट करके जा रहे हैं। वो लड़की इन लोगों को चीट तो कर ही रही है, साथ ही साथ उसका बच्चा भी इन लोग का नहीं है, कितनी बड़ी फूल बना रही है वो इन लोग को। चैन शाओ जी की ये बात सुनने के बाद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है अपने नेफ्यू का और अपने ब्रदर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, ताकि पता कर सके कि वो सच में उसके भाई का बेटा है भी कि नहीं। और वो अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, खास करके मेरे भाई को तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर घर पे हान की वाइफ की पूरी फैमिली आए होते हैं और वो लोग हान को मनाने लगते हैं कि वो ये डिवोर्स ना ले, पर हान फिर भी नहीं मानता और कहता है कि डिवोर्स तो हो के रहेगा और मेरे बच्चे को मैं खुद पाल लूँगा। तो यहाँ पर उसकी वाइफ का ये बेटा तो तुरंत ही कहने लग जाता है कि मुझे तो मॉम चाहिए और अगर आप मॉम को यहाँ से भगाओगे तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तो सुनते के साथ ही हान की मॉम तो कहने लग जाती है कि ये मेरा इकलौता ग्रैंडसन है और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। पर हान कहता है कि मॉम मैंने तो सोच लिया हूँ कि मैं ये डिवोर्स लेने ही वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ के डैड कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी को डिवोर्स होगे तो फिर अपने बच्चे के लिए तुम्हें हमें पूरे 50 मिलियन देना पड़ेगा। तो फिर मॉम चिल्लाती है कि तुम लोग आखिर ऐसा बोल भी कैसे सकते हो, यहाँ पर तुम लोगों की बेटी गलत है। तो तुरंत यहाँ पर हान की वाइफ की मॉम यहाँ पर उसकी साइड लेने लगती है कि मेरी बेटी की क्या गलती है, सारी गलती तो तुम्हारे बेटे की है, आखिर वो हर दिन आर्मी में क्यों पड़ा रहता था, मेरी बेटी यहाँ पर बेचारी अकेली क्या ही करती। तब ये सब देखते हुए शाओ जी मन में सोचती है कि ये लोग कितने ज़्यादा शेमलेस है, यहाँ पर ये बच्चा तो असल में मेरे ब्रदर इन लॉ का है भी नहीं और ये लोग यहाँ पर उसके नाम पे पैसे लूटना चाहते हैं।
ये सुनते के साथ ही हान और उसकी मॉम दोनों ही शॉक रह जाते हैं। और तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि आप लोग मेरे भाई से पैसे नहीं लूट सकते। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये असल में मेरे भाई का बेटा है ही नहीं। तो शाओजी तो ये सुनकर शॉक रह जाती है कि इसे कैसे पता चल गया। तभी यहाँ पर हान की वाइफ चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो, ज़रूर तुम प्रॉपर्टी छीनने के लिए ऐसा बोल रहे होंगे। तो चेन कहता है कि मेरे पास इसका प्रूफ है और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देता है। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम तुरंत ही चेक करती है और उन्हें पता लग जाता है कंफर्म वाला कि ये तो असल में सच में उनका ग्रैंडसन है ही नहीं। और वो इन लोगों के मुंह पर ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेक कर देती है कि अच्छे से खुद ही देख लो, हमसे यहाँ पर 50 मिलियन लूटने आए थे, अब तुम लोग सपने में ही सोचो ये। तो फिर वो लोग यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट को जब देख रहे होते हैं तो शाओजी उन्हें देखकर समझ जाती है कि यानी इन सभी को इस बारे में पहले से ही पता था और ये लोग यहाँ पर बस पैसे लूटने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। रुको मैं पता करती हूँ कि आखिर ये बच्चा असल में है किसका। तो फिर यहाँ पर तो चैन, उसकी मॉम और उसका भाई तीनों ही ये चीज़ जानना चाह रहे होते हैं और वो इंतज़ार करने लगते हैं कि शाओजी अब क्या सोचने वाली है, क्योंकि उन्हें भी ये जानना होता है। तभी शाओजी मन में सोचती है कि ये क्या, ये लिन तो असल में अपने मॉम डैड की असली बेटी नहीं है, बल्कि ये तो उनकी डॉटर इन लॉ है, जिसको उन लोगों ने बचपन में अडॉप्ट करे थे अपने बेटे के साथ शादी करवाने के लिए, और ये बच्चा असल में उनके बेटे का ही है। ये सुनने के बाद यहाँ पर मॉम तो शॉक रह जाती है और वो इन लोगों को चिल्लाती है कि ये बच्चा किसका है ये तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे का तो नहीं हो सकता, बचपन से ये उसकी तरह नहीं दिखता, और अभी आइडेंटिफिकेशन के बाद ये अब सबको पता लगेगा। ये सुनते के साथ ही लिन की मॉम तो डर जाती है और तुरंत ही कहने लगती है कि देखो ना, तुम दोनों तो कितने अच्छे रिलेशन में थे, तो अब अगर तुम लोग अलग भी होना चाहते हो तो डिवोर्स भी अच्छे से होना चाहिए और अब हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। पर तभी यहाँ शाओजी इस बारे में मन में सोचती है कि जिसके साथ वो चैट पर बात करती है वो तो कोई और ही लड़का है और ये दो लड़कों के साथ ट्रू टाइमिंग कर रही है और ये तो हान के लिए ज़रा सी भी लॉयल नहीं है। तो फिर हान तो सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि अगर वो लोग डिवोर्स के लिए इतनी आसानी से नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। तो वो लोग तो यहाँ पे डरने के बजाय धमकी देने लग जाते। तो शाओजी कहती है कि लगता है आप लोग को पता नहीं है कि मिलिट्री मैरिज को ख़राब करने के लिए 3 साल की सज़ा होती है और अब आप लोग 3 साल जेल में रहने वाले। फिर यहाँ पर चैन तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो इस लिन की पूरी फैमिली को यहाँ से पकड़ के लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन और शाओजी पूरी फैमिली के साथ बैठे होते हैं। तभी हान कहने लगता है कि मॉम अब मैं वापस आर्मी के लिए जाता हूँ। तभी इतने में घर पे यहाँ पर चैन का सबसे छोटा भाई ली आया होता है और उसे देखकर शाओजी मन में सोचने लगती है कि वो भी कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो वो शौक रह जाता है कि उसे ये क्या सुनाई दे रहा है। तभी शाओजी तो सोच रही होती है कि उसके बाजू में जो उसका फ्रेंड खड़ा है वो असल में उसे पसंद करता है और उसके लिए इंटेंशन बहुत ही अलग है। वो तो असल में स्ट्रेट है ही नहीं और ब्रदर इन लॉ को लाइक करता है। इस बारे में शाओजियाँ सोची जा रही होती है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो रहे होते हैं और फिर यहाँ हान तो डिसाइड करने लगता है कि अब तो वो अपने ब्रदर का ये सारा ड्रामा देखना चाहता है और कुछ दिनों के लिए आर्मी से छुट्टी लेके यहीं पर ही रहना चाहता है। यहाँ पर अपने पूरी फैमिली को इशारों में देखकर बातें करने लगता है और समझ जाता है कि उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर शाओजी की मन की बातें सुनाई दे रही होती है। वो सोचता है कि लेकिन सिस्टर इन लॉ तो इतनी ख़राब है, तो आखिर इसकी एक भी बातें सच का हो सकती है, ज़रूर ये सब झूठ है। पर मॉम तो फिक्र करने लग जाती है कि ली का ये फ्रेंड अच्छा नहीं है और वो तो उनके बेटे पे नज़र डाला हुआ है। तो वो फिक्र करते हुए इस बारे में कुछ बोलने जा रही होती है पर चैन जल्दी से उन्हें रोकता है और शाओजी से कहता है कि तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। तो शाओजी यहाँ पर चैन को टच करते हुए जाने लगती है कि हस्बैंड ठीक है फिर मैं जाती हूँ, और वो मन में सोचती है कि आखिर कब मुझे इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तभी फिर यहाँ पर जो ली का ये फ्रेंड है वो कहने लगता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड फिर मेरा इंतज़ार करेगी। तो ये ली सोचता है कि हाँ इसकी तो गर्लफ्रेंड है और लास्ट टाइम मैं डिनर पे उससे मिला भी था। फिर ये सभी लोग साथ में यहाँ जैसे बैठते हैं तो शाओजी जाते हुए इन लोग को ही देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि मेरा ब्रदर इन लॉ कितना बड़ा फूल है, इसका IQ लेवल तो इतना कम है कि इसके फ्रेंड ने इसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपनी नकली गर्लफ्रेंड से मिलवाया और इसने यकीन भी कर लिया, जबकि वो गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड की शक्ल में कोई लड़का था। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर ली को शौक लग जाता है और चैन और उसकी मॉम को भी। फिर ली यहाँ पर जैसे ही शाओजी को देखने लगता है तो वो तो जल्दी से ऊपर भाग जाती है। फिर जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो शाओजी यहाँ पर देखती है कि
चैन के पैर से काला धुआं आ रहा होता है और वो समझ जाती है कि अब मुझे पता लगा कि आखिर इसके पैर में चोट कैसे आई। ये सब इस एविल पावर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे ये चोट लगी। नहीं तो वो तो इतना लकी चार्म वाला बंदा है कि वो कभी ऐसे डिसेबल हो ही नहीं सकता था। फिर ली कहने लगता है कि भाई के एक्सीडेंट के बाद वो एक पैर से क्रिपल हो चुके हैं, तो पता नहीं वो कभी खड़े भी हो पाएंगे कि नहीं। तो शाओजी फिर इस बारे में सोचने लगती है कि उसके एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में तो कभी इतनी चोट आनी नहीं चाहिए थी, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इस एविल पावर की वजह से। लेकिन अब मैं हूँ ना, मैं इस एविल पावर को ख़त्म करके उसके पैर को ठीक कर सकती हूँ। फिर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और चलने लगेगा। ये सुनते के साथ ही चैन भी शॉक हो जाता है और उसके मॉम और भाई भी। और फिर मॉम तो यहाँ पे रोने लग जाती है ये सोचकर कि उनका बेटा अब ठीक हो सकता है। पर तभी यहाँ पर शाओजी सोचती है कि इन लोगों को क्या हो गया। लगता है ये लोग सोच रहे हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा और हमेशा ऐसे रहेगा। फिर वो कहने लगती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं कह रही हूँ ना कि चैन अगर ज़िंदगी भर भी ऐसे रहेगा ना तो भी मैं इसके साथ ही रहूँगी, इसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओजी जब यहाँ रूम से बाहर आती है तो उसकी मदर इन लॉ ने यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी करके रखी होती है और शाओजी उनसे पूछने लगती है कि आखिर बाकी लोग कहाँ पर है। तो फिर वो बताने लगती है कि चैन ने अब वापस अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का सोच लिया, तो वो और उसका भाई दोनों मिलकर हॉस्पिटल गए। शाओजी सुनकर खुश होती है कि चलो अच्छी बात है, वो मैंने कल एविल स्पिरिट को निकाल दी थी, इसलिए अब वो ट्रीटमेंट के लिए मान गया। तभी इतने में फिर शाओजी को अपने मैजिक पावर से इस बारे में पता लग जाता है कि चैन वहाँ हॉस्पिटल में मुसीबत में। वो तुरंत ही फिर यहाँ कहने लगती है कि मॉम मुझे हॉस्पिटल में जाना है चैन से मिलने के लिए। और वो मन में सोचती है कि चैन का वो जो डॉक्टर है वो उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है ताकि वो ठीक ही ना हो पाए। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर मॉम तो शॉक रह जाती है और शाओजी से कहती है कि चलो हम दोनों अभी हॉस्पिटल चलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से शाओजी यहाँ पर चैन की मॉम के साथ यहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाती है और उस डॉक्टर को चिल्लाते हुए उसे इंजेक्शन लगाने से रोकने बोलती है। और उससे देखकर वो मन में सोचने लगती है कि वो डॉक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि वही वो धोखेबाज इंसान है जिसकी वजह से चैन की पैर की ये हालत हुई है। तो यहाँ पर वो डॉक्टर तो शाओजी को चिल्लाने लगता है कि मेरा टाइम मत वेस्ट करो और निकलो यहाँ से, मुझे अभी अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। तो शाओजी कहती है कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट तो ज़रूर होगा लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो फिर वो डॉक्टर कहने लगता है कि मैं बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और मेरे से बेहतर डॉक्टर आप लोगों को कहीं मिल ही नहीं सकता है। मेरी वजह से ही मिस्टर चैन का जब कार एक्सीडेंट हो गया था तो उनका ये पैर बच पाया है, नहीं तो उनका एक पैर तो आज ठीक भी नहीं होता। तो शाओजी मन में सोचती है कि उसके हस्बैंड चैन का पैर इसलिए सेफ है क्योंकि उसके पास लकी चार्म जो इतना है और उसके पैर का सेफ होने का उस डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है और वो फ्री का क्रेडिट ले रहा है। तभी डॉक्टर तो यहाँ पर शाओजी को ही चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर चैन की फैमिली से कहने लगता है कि आप लोग कैसे लोग हैं जो एक आउटसाइडर की सुन रहे हैं। शाओजी इस डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस बारे में किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम्हें किसी ने मेरे हस्बैंड की सर्जरी करके उसका पैर खराब करने का ऑर्डर दिया था और फिर तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया। जब एक्सीडेंट के बाद चैन के पैर में एक चोट थी तो तुमने उस बंदे को ये बताया कि तुमने उसका पैर खराब करा और तुमने उसके बदले में उसे 10 मिलियन दे दिए। सोचो अगर इस बारे में उसे पता लग गया कि तुमने उसे चीट करे हो तो फिर तुम्हारा क्या होगा। डॉक्टर ये सुनते के साथ ही शॉक रह जाता है कि इसे कैसे पता लग गया। फिर वो तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि मेरे बारे में ये झूठी रूमर फैलाओगी तो मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुला लूँगा। तो शाओजी कहती है कि तुम क्या बुलाओगे, मैंने खुद ही बुला चुकी हूँ। और फिर पुलिस यहाँ पहुँच जाती है और इस डॉक्टर को अरेस्ट करके लेके जाती है। इतने में फिर यहाँ पर ली और हान भी पहुँच जाते हैं और वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ब्रदर का डॉक्टर कहाँ पर है। तो मॉम तुरंत ही उन्हें बताती है कि अभी पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेके गई है। तो फिर ये लोग बताने लगते हैं कि अभी इन लोगों को भी उस डॉक्टर के बारे में असलियत पता लग गई थी कि उसे तो यहाँ पर अपने भाई का पैर खराब करने के लिए ऑर्डर मिला था और वो अपना काम कर रहा था जिसके उसे 10 मिलियन मिले हैं। तो ये सुनते के साथ ही मॉम पूछती है कि फिर तुम लोग को पता लगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो फिर ये लोग कहने लगते हैं कि उन लोगों ने कितना पता लगाने की कोशिश करी पर ये नहीं पता लगा क्योंकि वो जो 10 मिलियन उस डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए वो किसी अब्रॉड के अकाउंट से किए गए, तो इसलिए और नहीं पता लगा। फिर ये लोग अपसेट हो जाते हैं। तभी इतने में चैन यहाँ पर शाओजी से इस बारे में पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता था, तो क्या तुम ये भी जानती हो कि
आखिर उस डॉक्टर को ये काम करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था। शाओजी मन में सोचती है कि मैंने तो उस डॉक्टर को चिल्लाने के चक्कर में बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ें बोल दी, और अब ये लोग यहाँ पर मुझ पे पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे। फिर वो तुरंत ही बहाने करने लगती है कि मैंने तो बस गैस करी थी, एक्चुअली ये सब मैंने टीवी ड्रामा से सीखी हूँ। तो फिर वो लोग कहते हैं कि सच में फिर तुम तो कितनी अमेजिंग हो। फिर मॉम यहाँ पर शाओजी से कहने लगती है कि क्यों ना तुम फिर ये भी गैस करने की कोशिश करो कि आखिर उस डॉक्टर को किसने ऑर्डर दिया होगा। शाओजी मन में सोचती है कि मैं तो ये अब बिल्कुल पता नहीं लगा पा रही हूँ कि आखिर उस डॉक्टर को किसने ऑर्डर दिया होगा। फिर ये लोग यहाँ पर ये सब सुनते हुए सोचते हैं कि शायद अब वो तो नहीं पता लगा पाएगी। फिर चैन तुरंत ही अपने भाई को ऑर्डर देने लगता है कि वो उस डॉक्टर के ऊपर नज़र रखे, और जब भी उसके खिलाफ़ कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए कि उसे सबक सिखा सके तो फिर वो उसे पनिशमेंट देगा कि वो उसे उसकी वाइफ से दूर कर देगा और वो अपने बीवी बच्चों के लिए तड़पेगा। शाओजी ये सब सुनने के बाद सोचती है कि सच में ये तो कितना क्रूएल है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन का भाई हान अब अपने आर्मी के लिए जाने को निकल रहा होता है, और वो कहने लगता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, अभी मुझे ज़रूरी मिशन के लिए जाना है। तभी शाओजी यहाँ पर हान को देखकर सोचने लगती है कि ब्रदर इन लॉ को देखकर मुझे पता लग रहा है कि इनकी जान तो अभी खतरे में, और अगर ये मिशन के लिए चले गए तो वापस नहीं आएंगे। शाओजी की ये बातें सुनकर यहाँ पर मॉम को शौक लग रहा होता है और हान को भी। फिर शाओजी तुरंत यहाँ पर हान को रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ चीज़ तुम्हें देना था, और वो तुरंत ही चली जाती है। तो चैन यहाँ पर फिर अपने भाई हान को यकीन दिलाने लगता है कि शाओजी के पास ज़रूर कोई सॉल्यूशन होगा, तो भाई आप फिक्र मत करो। फिर इतने में शाओजी यहाँ पर कोई पैसे का नोट लेकर आई होती है, और वो हान को देते हुए कहती है कि ये पैसे लेकर जाओ और आप वापस मिशन से आते वक्त मेरे लिए ये खाने की चीज़ लेकर आना। तो वो लोग शौक होते हैं कि वो यहाँ पर बस उसे खाने के लिए कोई चीज़ मंगाने को पैसे दे रही थी। तभी शाओजी तो मन में सोच रही होती है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने दिमाग लगाकर इस पेपर को ही तालिस्मान की जगह यूज़ कर ली, इसमें मैजिक पावर डाल के, जिससे कि ब्रदर इन लॉ को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी सारी एविल पावर को दूर करने में ये चीज़ अब उनकी हेल्प करेगी। शाओजी की मन की बात सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं, और फिर हान खुशी खुशी इस पैसे को लेकर जाता है अपने मिशन के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हान मिशन से सेफली वापस आता है तो उसे देखकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, और मॉम कहने लगती है कि यानी शाओजी की वजह से तुम सेफली बचकर वापस आए हो। और फिर वो यहाँ पर शाओजी को भी थैंक यू बोलने लगता है। तभी शाओजी कहती है कि मेरे आखिर वो खाने की डिश कहाँ पर है, तो हान तुरंत ही उसे वो दे देता है, और शाओजी खुश हो जाती है और चैन से कहने लगती है कि ये मैं कोई तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, ये मैं किसी को नहीं दूंगी, और वो अकेले ही खाने के लिए उसे अपने रूम में लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चैन की पूरी फैमिली आपस में बैठकर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि चैन का पैर ठीक करने के लिए अब उसके लिए कौन सा डॉक्टर अरेंज किया जाए। ये लोग अलग अलग डॉक्टर की लिस्ट देख रहे होते हैं, और तभी उन लोगों को एक डॉक्टर सही दिख रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लगता है। तभी शाओजी उस डॉक्टर के बारे में सुनते ही उसके बारे में जान जाती है कि वो सच में बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उसकी स्किल भी अच्छी है और वो बहुत ही लॉयल भी है। ये सुनते के साथ ही फिर मॉम कह देते हैं कि ठीक है फिर इसी डॉक्टर को चुन लेते हैं। पर तभी फिर शाओजी को ये भी पता लगता है और वो सोचती है कि ये डॉक्टर असल में उस ख़राब वाले डॉक्टर का जूनियर है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये सच में बहुत ही एक्सपर्ट है और एक अच्छा डॉक्टर है, और इसके मेडिसिन के टैलेंट को देखकर इसका वो सीनियर बहुत ही ज़्यादा जेलस था, और उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए उसे कॉलेज से भी निकलवा दिया था। पर फिर लकीली उस डॉक्टर को एक चाइनीज़ मेडिसिन वाला डॉक्टर मिल गया जिसने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया, और फिर वो डॉक्टर अपने मास्टर के साथ ही काम करने लग गया और एक लोकल डॉक्टर बन गया लोगों की हेल्प करने के लिए। फिर ये सुनते के साथ ही चैन यहाँ पे डिसाइड करने लगता है कि ठीक है फिर मैं इसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगा, और मैं और शाओजी दोनों साथ मिलकर उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे विलेज में। और वो हान से कहने लगता है कि भाई आप तो अब वापस से आर्मी के लिए जाने वाले हो, और ली से कहता है कि तुम्हारी भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है तो तुम भी काम पर बिजी हो जाओगे। तो मॉम भी इस बात पर एग्री करने लगती है और शाओजी को समझाने लगती है कि ठीक है फिर तुम चैन के साथ डॉक्टर से मिलने चले जाना, और अब बाकी दोनों भी काम पर जा रहे तो हमारी तो नॉर्मल लाइफ शुरू होने जा रही है। तभी इतने में शाओजी कहने लगती है कि रुको, मुझे बस एक ही बात का डर है कि अगर मैं इसके साथ विलेज में रहने गई और वहाँ पर मुझे अच्छा खाने को नहीं मिला तो फिर
और जल्दी से चैन को हक करके कहने लगती है कि हस्बैंड तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि इसे तो कुकिंग नहीं आती है और मुझे तो सिर्फ खाना आता है, कुक करना नहीं, तो आखिर मैं क्या करूँगी। तो ये सुनकर ये लोग हंस रहे होते और चैन कहने लगता है कि फ़िक्र मत करो, मेरे पास एक स्पेशल कुक है और मैं उसे साथ लेके चलूँगा। तो शाओजी सुनकर खुश हो जाती है। चैन तो जल्दी से शाओजी को दूर कर देता है। तो वो सोचती है कि इसने तो आज तक एक लड़की को हक तक नहीं करा है और वो वर्जिन है। ये सोचकर तो मैं खुश हूँ, लेकिन आखिर जब हम लोग कुछ रोमांटिक करने जाएंगे तो इसे आखिर कुछ भी करने आएगा कैसे? क्या मुझे ही इसे सिखाना पड़ेगा? सूजी की बातें सुनकर यहाँ पर चैन को तो सबसे ज़्यादा शौक लग रहा होता है और यहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि अगर मुझे सिखाना पड़ गया तो मुझे कितनी शर्म आएगी। पर यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा चैन को शर्म आ रही होती है और वो तुरंत ही अपनी व्हील चेयर से यहाँ से भाग जाता है। फिर शाओजी चैन को लेकर विलेज वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर चैन की ऐसी हालत देखता है तो वो डर जाता है कि क्या कंडीशन बहुत ही सीरियस है। तो फिर चैन बताने लगता है कि असल में मेरा कार एक्सीडेंट 1 साल पहले हुआ था और उसके बाद से ही मेरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट आई है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि रुको मैं पहले तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर चैन को चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि कितनी बड़ी मिरेकल वाली बात है, तुम तो सच में अब ठीक हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पैर में कुछ जो प्रॉब्लम थी वो सच में अभी अचानक से ठीक हुई है। शाओजी मन में सोच रही होती है कि ये मिरेकल उसने तो करी है। फिर ये डॉक्टर यहाँ पर कुछ मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है कि ये सारी मेडिसिन आ जाएगी तो उसका वो एक प्रॉपर मेडिसिन बना सकते हैं यहाँ पर चैन को ठीक करने के लिए। शाओजी इस बारे में बहुत ही खुश होने लगती है और पूछने लगती है कि क्या सच में फिर चैन जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर डॉक्टर चैन से कहने लगता है कि आपकी वाइफ तो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, आपकी कितनी फ़िक्र कर रही है। फिर डॉक्टर कहने लगता है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, आपके हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक होने वाले और अब मैं इन्हें रोज़ नीडल का ट्रीटमेंट देने वाला हूँ, बस 1 महीना लगेगा फिर ये ठीक हो जाएंगे। फिर शाओजी इस बारे में अपसेट होने लगती है कि अब मुझे इसके साथ कुछ भी करने के लिए 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। तो चैन तो ये सब सुन के और मन ही मन शर्मा रहा होता है। फिर इस डॉक्टर के क्लिनिक में उसके मास्टर के यहाँ पर सारे बच्चे और उनकी डॉटर इन लॉ आए होते हैं और सारे यहाँ पर तोड़ फोड़ करते हुए हंगामे करने लगते हैं कि तुम आखिर हमारे डैड के बस स्टूडेंट थे और हम अपने डैड के बच्चे, तो हमारे डैड ने मरने के बाद जो चीज़ें छोड़ कर गए वो तुम हमें दे दो क्योंकि वो हमारी होनी चाहिए। तो फिर ये डॉक्टर इन सारे लोगों को बताने लगता है कि असल में मास्टर ने खुद ही उसे अपनी इनहेरिटेंस दे करके और अपनी उन सारी चीज़ों का उसे ख्याल रखने के लिए बोले, उसे हमेशा संभाल कर रखने के लिए। शाओजी मन में सोच रही होती है कि सच में ये कैसे लोग हैं, क्योंकि जब उनके डैड जिंदा थे तब तो इन लोगों ने उनकी केयर नहीं करे और उन्हें फेंक कर रखे थे, और जब वो मर चुके तो यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें लेने आ गए ताकि इन्हें फ़ायदा मिल सके। फिर वो लोग तो इस डॉक्टर की बातों पर यकीन करने से मना कर देते कि आखिर हम तुम पर कैसे बिलीव करें कि तुम सच कह रहे हो, तुम झूठ भी तो बोल रहे हो सकते हो हमारे डैड की चीज़ें लेने के लिए। फिर ये सब ब्लेम सुनकर उस डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता और वो अपने मास्टर की वो चीज़ों का बॉक्स ला कर दे देता है जिसके अंदर मास्टर ने अपनी सारी मेडिसिन के फार्मूलाज छोड़ कर के होते जिससे बेचकर वो लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं, इसलिए तो ये लोग ये सारी चीज़ें लेने आए होते हैं। शाओजी को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि आखिर ऐसी कैसी किसी की फैमिली हो सकती है। फिर वो तुरंत ही ये बॉक्स उन लोगों से ले लेती है और उसी डॉक्टर को दे देती है कि ये तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें दिए थे तो तुम संभालो। तो फिर ये सारे लोग यहाँ पर शाओजी को चिल्लाने लगते हैं कि चुड़ैल लड़की तुम होती कौन हो यहाँ बीच में घुसने वाली। तो यहाँ पर ये सुनते के साथ ही चैन को गुस्सा आता है और वो इन लोग को चिल्लाता है कि मेरी वाइफ के बारे में दोबारा ऐसा बोलना मत। तो शाओजी ये सुनकर खुश होती है कि चलो इसने मेरी साइड लिया। फिर वो तुरंत ही इस बॉक्स को खोलकर उसमें से उसके मास्टर का वो लेटर ढूंढती है जो कि वो मरने से पहले लिख कर गए थे, और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मास्टर अपने स्टूडेंट को कह रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें इसे अपने पास संभाल के रखना है, इसे मेरे उन ख़राब बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि वो बस इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो इसे तो उन्हें बिल्कुल भी हाथ भी मत लगाने देना। तो जब ये सारे बच्चे ये सब सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मरने के पहले भी वो हमसे खुश नहीं थे और अब मरने के बाद भी हमारे साथ ऐसा करके गए। फिर उनमें से एक तो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या पता ये नोट नकली हो,
ऐसे कैसे हम इस पे बिलीव करें। तो फिर ये डॉक्टर उस नोट के साथ एक और चीज़ दिखाता है, जिसके बाद फिर इन लोग को मानना ही पड़ता है और वो लोग गुस्से में यहाँ से चले जाते। फिर शाओजी उसके मास्टर के बॉक्स को इस डॉक्टर को दे देती है, तो वो उससे थैंक यू बोलने लगता है। और फिर उस डॉक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर चैन शाओजी से इस बारे में पूछता है कि उस डॉक्टर की तुम इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि इसलिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान तुम्हारे पैर को ठीक करने में लगा सके। तो सुनकर तो चैन खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओजी यहाँ पर चैन को थोड़ा वॉक कराना चाह रही होती है ताकि उसके पैर जल्दी ठीक हो, इसलिए वो उसे कमर के पास पकड़ते हुए उठाने लगती है, पर चैन उसे मना करने लगता है कि वो उसका ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकती है। तो शाओजी मन में सोचती है कि इतना क्या कंजूस है ये, ज़रा सी हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है। इसे क्या लग रहा है कि जब ये ठीक होएगा तो मुझे तो इसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। चैन तो बस ये सब सुन रहा होता है। फिर इतने में उसे किसी की कॉल आती है और फिर वो शाओजी से कहने लगता है कि कल जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर चलूँगा। तो शाओजी पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर चैन उसे बताने लगता है कि उसकी फैमिली की एक मेडिसिनल फैक्ट्री थी जिसमें उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो सारे शेयर होल्डर पीछे पड़ गए थे कि फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, पर आखिर फैक्ट्री में इतने सारे वर्कर जो काम करते थे, तो चैन उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनना चाहता है, ऐसे उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। शाओजी ये सुनकर सोचने लगती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है और इसलिए उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि इतने अच्छे बंदे के साथ बुरा कैसे हो सकता है। तो शाओजी तो मन में सोच जा रही होती है कि मुझे तो इसकी हेल्प करने के लिए जल्दी से इसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन प्रोसेस करना होगा, तभी इसकी हेल्प हो पाएगी। चैन जब ही सुनता है तो वो फिर से शाओ जाता है। फिर रात में शाओजी यहाँ अकेले रूम में आती है और वो उस जूनियर डॉक्टर के मास्टर की स्पिरिट को अपने पास बुलाती है और उनसे बात करने लगती है और पूछती है कि आप भी ज़रूर ये चाहते होंगे ना कि आपने जो मेडिसिनल फार्मूलाज बनाए हैं वो यहाँ कंट्री में रहे और कंट्री के लोगों को फ़ायदा हो, पर आपके बेटे उसे चुरा कर बाहर अब्रॉड में बेचना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। तो आप भी ज़रूर उनके खिलाफ होंगे ना और अपनी जूनियर की हेल्प करना चाहते होंगे। तो मास्टर इसके लिए हाँ बोलने लगते। तो शाओजी फिर मास्टर को इस बारे में बताने लगती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी मेडिसिनल फैक्ट्री है जिसमें लॉस हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि बस लोगों का अच्छा चाहता है और वहाँ के वर्कर्स का भी। तो क्यों ना आपके बनाए हुए जो मेडिसिनल फार्मूला है वो आप अगर मेरे हस्बैंड की कंपनी को दे देंगे तो उससे अच्छी मेडिसिन बन जाएगी जिससे कंट्री के लोगों को फ़ायदा होगा और साथ ही मेरे हस्बैंड की भी हेल्प हो जाएगी। तो इस बात के लिए भी मास्टर एग्री करने लगते हैं कि उसका आइडिया बहुत ही सही है। तो शाओजी उन्हें बताती है कि इसके लिए फिर उन्हें अपने जूनियर के ड्रीम में जाकर उसे ये बताना होगा कि वो आपके सारे मेडिसिनल फार्मूला को मेरे हस्बैंड को दे दे और साथ ही आपको आपके वो सारे बच्चों को जाकर सताना होगा ताकि वो लोग डर के मारे आपकी चीज़ों के पीछे पड़ना छोड़ दे। तो फिर ये मास्टर की स्पिरिट को सब समझ आ जाता है कि उन्हें अब क्या करना होगा। और फिर नेक्स्ट डे शाओजी और चैन देखते हैं कि उस मास्टर के जो बच्चे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें रात में भूत वाला सपना आया, जिसके बाद तो अब वो लोग ग्रैंडपा की वो सारी चीज़ें लेने से अब डर रहे हैं। शाओजी हंसने लगती है और सोचती है कि इन्हें तो पता भी नहीं है कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि इनके ग्रैंडपा है। फिर जैसे ये लोग उस जूनियर डॉक्टर से मिलते हैं तो वो तो यहाँ पर चैन को अपने मास्टर के सारे मेडिसिनल फार्मूलाज देने लगता है ताकि वो अपनी कंपनी में यूज़ करे और उसकी मेडिसिन बनाए। शाओजी बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब चैन की कंपनी बच जाएगी और ये सब चैन सुन रहा होता है कि शाओजी कैसे उसकी हेल्प कर रही है। फिर उसके बाद वो अपनी कंपनी में जाता है और अपनी फैक्ट्री के जो मेन मैनेजर है उनसे बात करता है कि फैक्ट्री को बचाने के लिए उसने एक बहुत ही फेमस मास्टर की मेडिसिन का फार्मूला लेकर आया, जिससे अगर वो लोग मेडिसिन बनाएंगे तो फिर उनकी मेडिसिन बिकेगी भी और लोगों की भी हेल्प होगी। तो फिर मैनेजर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये मेडिसिन फार्मूलाज तो सच में बहुत ही अच्छे हैं और वो लोग यहाँ पर चैन की तारीफ़ें करने लगते हैं। तो चैन बताता है कि सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाना चाहिए, ये सब उसका कमाल है। तो फिर वो लोग तो जल्दी से यहाँ शाओजी की भी तारीफ़ें करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो जूनियर डॉक्टर यहाँ पर चैन का लास्ट डे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और कहता है कि बस अब मेरा ट्रीटमेंट का काम ख़त्म है, अब धीरे धीरे आपको इन्हें रोज़ वॉक करवाना होगा, फिर आपके हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो शाओजी खुश होने लग जाती है और जाते जाते ये डॉक्टर यहाँ पर इन लोगों को थैंक यू बोलकर जाने लगता है कि आप लोग की वजह से ही अब सभी लोग को पता लगेगा कि मेरे मास्टर कितने काइंड हार्टेड डॉक्टर थे, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद शाओजी और चैन यहाँ विलेज से वापस से अपने घर आने के लिए निकलते हैं और जैसे ही लोग घर के बाहर पहुँचते हैं तो शाओजी तो कार से बाहर निकलती है और चैन को भी निकलने बोल रही होती है। तो वो कहता है कि पहले मेरी व्हील चेयर लेकर आओ।
तो ये कहने लगती है कि तुम्हें लगता है व्हीलचेयर की आदत पड़ चुकी है, जो तुम्हें चलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो फिर वो उसे बताता है कि अगर अभी वो चलने लग जाएगा ना, तो उसके जो दुश्मन है, जो छुपे बैठे हुए हैं, वो डर के मारे उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो शाओजी कहती है कि हाँ, तुम तो बिल्कुल स्मार्ट हो। फिर शाओजी और चैन जैसे यहाँ घर पर आते हैं तो मॉम कहने लगती है कि तुम लोग फाइनली घर आ गए, तुम लोग को साथ देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मॉम शाओजी की तारीफ़ करने लगती है कि तुमने कितना ज़्यादा सफ़र करी होगी ना। तो शाओजी कहती है कि नहीं मॉम, मैं वहाँ पर अच्छे से थी और मैंने चैन का अच्छे से ख्याल भी रखी हूँ। और वो तो बेचारी मन में सोच रही होती है कि रोज़ वहाँ पर वो उसका मसाज और उसकी केयर करके थक चुकी है। तभी इतने में यहाँ पर जो चैन की आंटी आई होती है, वो कहने लगती है कि तुम लोग तो बड़े एक दूसरे से प्यार में लग रहे हो, पर मैंने तो सुनी थी कि तुम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मॉम तुरंत ही मना करती है कि यहाँ पर ये सारी गॉसिपिंग करने मत आओ, और ऐसे बोलकर वो उस आंटी का मुंह बंद करवा देती है। तभी शाओजी इस आंटी को देखते ही उनके बारे में जान जाती है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और इन लोगों को बस यहाँ पर जलाने आया करती है। फिर वो आंटी तुरंत ही बताने लगती है कि सिस्टर इन लॉ, मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपने बेटे की अच्छे मार्क्स आने की खुशी में पार्टी में बुलाने आई थी। एक्चुअली उसका तो अब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है। तो यहाँ पर शाओजी उस आंटी को सबक सिखाने के लिए उनके कंपैरिजन में यहाँ पर चैन की तारीफ़ें बताने लगती है और चैन से उनके बेटे को कंपेयर करवा के वो तो यहाँ पर उस आंटी का मुँह ही बंद करवा देती है। आंटी जाते हुए कह कर जाने लगती है कि पार्टी में तुम लोग ज़रूर आना। फिर नेक्स्ट डे ये लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और जैसे ही शाओजियाँ तैयार होकर आती है तो वो सीढ़ी से गिरने वाली होती है, पर चैन जल्दी से उसे बचा लेता है। और शाओजी को लगा था कि वो तो गिर जाएगी, पर ये देखकर वो खुश जाती है कि वो तो सेफ है। तभी शाओजी यहाँ मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी चेस्ट मसल्स भी टच करने लग जाती है, पर चैन फिर यहाँ उसे पकड़ के दूर कर देता है। फिर ये सभी यहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं और चैन के जो अंकल आंटी है वो यहाँ स्टेज पर अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और सारे गेस्ट को उससे मिलवा रहे होते हैं। तभी शाओजी तो यहाँ पर उन अंकल आंटी के बेटे को देखते के साथ ही पहचान लेती है कि ये तो उनका सगा बेटा है ही नहीं, बल्कि ये तो किसी मेल मॉडल का बच्चा है, क्योंकि असल में चैन के अंकल को तो बच्चा हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसकी आंटी ने कहीं और से बच्चा लेकर आई होती है। तभी इतने में इस पार्टी में यहाँ पर अंकल आंटी की बेटी भी आई होती है, जो कि चैन के मॉम डैड को हेलो कहने लगती है और वो लोग से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। तभी शाओजी इस विवे को देखकर सोचती है कि ये तो असल में इस अंकल आंटी की बच्ची है ही नहीं, तो क्या ये भी किसी मेल मॉडल की बच्ची होगी। तभी विवे को भी शाओजी की मन की बातें सुनाई दे रही होती है और वो शौक होती है कि क्या वो अपने मॉम डैड की बेटी नहीं है। फिर शाओजी इस लड़की को भी देखकर सारी चीज़ें पता लगाने लगती है, तो उसे पता लग जाता है कि ये तो असल में चैन की सिस्टर है। उसकी आंटी ने जब ये छोटी थी तभी उसे एक्सचेंज कर ली थी और उसे अपनी बच्ची बना ली थी। शाओजी ये सब सोच रही होती है और यहाँ पर चैन की मॉम और उसके सिस्टर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग खुश होने लगते हैं कि उन्हें अब पता लग गया है कि ये तो असल में उनकी बेटी है, और विवे भी खुश जाती है कि उसकी असली मॉम ये है। और फिर शाओजी यहाँ पर चैन के अंकल को देखकर ये भी जान जाती है कि असल में वही तो सारे मास्टरमाइंड है और उन्हीं ने ही तो चैन को मारने के लिए वो सारे एविल स्पिरिट भेजे थे, तभी तो वो ठीक नहीं हो पा रहा था और उन्हीं ने उसका एक्सीडेंट भी करवाए थे। फिर शाओजी अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पर अपने मैजिक की मदद से इस अंकल आंटी के बोल सभी के सामने खोल देती है ताकि चैन और उसकी फैमिली को इस बारे में सब असलियत पता लगे। और फिर यहाँ पर पुलिस इन सभी को अरेस्ट करके लेके जाती है कि इन लोगों ने बहुत सारे गलत काम करे। फिर नेक्स्ट डे शाओजी जब यहाँ चैन के भाई ली के साथ बैठी होती है तभी वो उससे इस बारे में बात करती है कि उसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना है और अपना करियर बनाना है। तो फिर ली मान जाता है और नेक्स्ट डे उसे अपने साथ सेट पर लेके जाता है। और एक्चुअली में शाओजी यहाँ स्पेशली इसलिए आई होती है क्योंकि उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा चार्म की ज़रूरत है, जो कि उसे एविल स्पिरिट ख़त्म करने से मिलेंगे। और यहाँ पर शाओजी को पता लग गया होता है कि यहाँ पर उसे बहुत सारे एविल स्पिरिट मिलने वाले हैं। शाओजी की यहाँ पर एक फ्रेंड भी बन जाती है और दोनों ही मिलकर यहाँ पर एविल स्पिरिट्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे शाओजी से मिलने के लिए यहाँ पर चैन भी पहुँच जाता है। तो शाओजी उसे बताती है कि अभी वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने में लगी हुई है और वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि हस्बैंड हम लोग बाद में मिलते हैं। तो फिर चैन तो यहाँ खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओजी को भी एक रोल के लिए ले लिया जाता है और जब वो शूट के लिए जाती है तो चैन भी यहाँ स्पेशली उसका शूट देखने आया होता है।
और अब वो काफ़ी बदल गया होता है और शाओजी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा होता है। तो शाओजी भी ये चीज़ देखकर शॉक होती है। फिर जब शूट कंप्लीट हो जाता है तो शाओजी वापस यहाँ पर चैन के साथ घर पे आ जाती है और वो सोचती है कि लगता है मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। फिर रात में वो चैन के लिए अच्छे से तैयार होती है, उसे सेड्यूस करने आती है और जब वो उसे किस करती है तो खुद ही वो शाय होकर जल्दी से लेट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओजी जब यहाँ पर चैन की मॉम के साथ बैठी होती है तो यहाँ पर चैन भी आ जाता है और तभी शाओजी बताने लगती है कि उसे एक डेटिंग शो का ऑफर आया है और वो मनीमन चाह रही होती है कि उसमें चैन भी उसके साथ चले। तो यहाँ पर चैन की मॉम फिर इंसिस्ट करने लगती है कि चैन को जाना ही पड़ेगा। चैन तो खुद से बहुत ही खुशी खुशी जाना चाह रहा होता है और यहाँ पर उसकी मॉम हेल्प कर रही होती है। फिर दोनों ही साथ में डेटिंग शो के लिए पहुँच जाते हैं। शाओजी देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो चैन में इंटरेस्ट ले रही होती है, पर चैन उन लड़कियों में से किसी में भी उन्हें भाव नहीं दिखाता और वो सिर्फ और सिर्फ शाओजी को ही देख रहा होता है। और वो तो शाओजी को खुश करने के लिए अब उसे चीज़ करने में लगा होता है, उसकी सारी पसंद की चीज़ कर रहा होता है और सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर रात में शाओजी और चैन सेम रूम में रुके होते हैं और यहाँ पर चैन तो बुक पढ़ने में लगा होता है। तभी शाओजी उसके ऊपर आके बैठ जाती है और कहती है कि हस्बैंड चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो फिर दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। पर तभी बीच में इन लोग के किस के बीच में डिस्टर्ब करते हुए कोई स्टाफ आया होता है शाओजी को कोई काम के लिए बुलाने को। तो शाओजी फिर जल्दी से ड्रेस चेंज करके आती है और यहाँ पर चैन भी आ जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे बिना फिर मुझे फिक्र होगी तुम्हारी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि चैन तो यहाँ पर ही सो रहा है। फिर वो उसे देखकर खुश होने लग जाती है। तभी चैन तो जाग जाता है और वो खुद ही से यहाँ पर शाओजी को किस करने लगता है। तो इस बार वो बहुत ही शाय हो जाती है और कहती है कि चलो हम लोग को जल्दी से शूट के लिए चलना है। फिर नेक्स्ट डे लोग अपनी लास्ट शूट के लिए जाते हैं और फिर शूट के बाद सारे स्टाफ यहाँ पर साथ में डिनर के लिए गए होते हैं। तभी शाओजी को यहाँ पर पता लगता है कि इस विलेज में यहाँ पर कोई एविल स्पिरिट सभी को परेशान कर रही है। तो शाओजी यहाँ पर विलेज वालों की हेल्प करने के लिए उस स्पिरिट को ख़त्म करने जाती है और उनकी हेल्प करती है और फिर सारे लोग यहाँ पर शाओजी को थैंक्स करने लग जाते हैं। इसके बाद चैन और शाओजी यहाँ से घर आ जाते हैं और फिर दोनों अपनी मैरिड लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शाओजी जब यहाँ चैन के साथ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग होती उसकी स्पिरिट पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और वो खुश होती है कि जैसा कि मास्टर ने उसे बताया था कि डुअल कल्टीवेशन के बाद ही उसकी स्पिरिचुअल पावर उसे मिल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर ये पूरी फैमिली जब साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तो शाओजी सोच रही होती है कि चैन ने सच में रात में उसे खूब मेहनत करवाया। तो ये सारी मन की बातें सुनने के बाद चैन की पूरी फैमिली यहाँ पर शौक हो जाते हैं और खांसने लगते हैं। तो शाओजी कहती है कि क्या हुआ। तो फिर चैन कहता है कि कुछ नहीं, तुम अपना खाने में ध्यान दो। फिर शाओजी सोचती है कि अब उसे चैन के साथ रहने में इतना अच्छा लग रहा है कि वो अब उसे छोड़कर जाएगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। तो चैन और उसकी पूरी फैमिली सुनने के बाद शौक हो जाते हैं और फिर वो लोग शाओजी को मनाने लगते हैं कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो शाओजी कहती है कि डरो मत, मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ। फिर चैन यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को कोई ना कोई काम के लिए भेज देता है और फिर वो शाओजी का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो वो तो उससे प्रॉमिस करने लगती है कि मैं थोड़ी ना तुम्हें कहीं छोड़कर जाने वाली हूँ। पर वो मन में सोच रही होती है कि उसके पास थोड़ी ना ऑप्शन रहेगा अगर उसे मास्टर ने बुला लिए तो। फिर रात में शाओजी और चैन जब यहाँ लेट कर सोने वाले होते हैं तो चैन तो बार बार शाओजी से पूछ रहा होता है कि तुम यहीं पर हो ना। तो शाओजी कहती है कि मैं यहीं पर ही हूँ, तुमने अब तक मुझसे 80 बार पूछ चुके हो। तो चैन कहने लगता है कि सॉरी, अब तुम सो जाओ, बस मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर न चले जाओ। तभी इतने में अचानक से शाओजी को फील होता है कि उसके मास्टर उसे मैजिक पावर से खींच रहे हैं। तो वो अपसेट हो जाती है कि मास्टर अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को गुड बाय भी नहीं बोली। फिर यहाँ पर शाओजी के मास्टर ने उसे वापस से उसकी वर्ल्ड में बुला लिए होते हैं। तो शाओजी तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने मास्टर का बाल नोचने लग जाती है और कहने लगती है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरे हस्बैंड के पास मुझे वापस छोड़ना होगा, मैंने उससे अभी गुड बाय भी नहीं करी और आपने मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। तो मास्टर कहने लगते हैं कि यही तो तुम्हारी दुनिया है और तुम यहीं पर रहोगी। और शाओजी तो उन्हें परेशान करी जा रही होती है। इतने में मास्टर को पता लगता है कि चैन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो एक लॉर्ड गॉड है और अब उसके पावर की वजह से शाओजी उसके पास जाके रहेगी और वो दोनों अब हैप्पीली साथ रह सकते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए वो शाओजी को वापस से चैन के पास भेज देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन तो शाओजी के लिए उसे अपना खून दे रहा होता है ताकि फिर वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसे मास्टर ने बताया कि वो शाओजी को ऐसे ही ठीक कर सकता है। वो यहाँ उसके लिए रो रहा होता है कि वो वापस उसे अपने पास लाना चाहता है।
अभी इतने में शाओजी को होश आ जाता है और वो जल्दी से चैन को हक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो चैन तो यहाँ बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि हम दोनों ज़िंदगी भर ऐसे ही साथ रहने वाले, और वो उससे प्रॉमिस भी करवा लेता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।